राम राम सा खमा गणेश, स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र हैं लेकर आ चुके हैं। कक्षा 11वीं के लिए आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत का है होने वाला है, और टाइम है अब इस बार 3 घंटे 15 मिनट का है, आपको टाइम है वो मिलेगा। जी हाँ स्टूडेंट, आपकी बार टाइम है इस बार बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि यदि आप 20 से लगाकर 24 वाले क्वेश्चन छोड़ देते हो तो आपको एक बड़ा नुकसान है होगा। क्या नुकसान होगा उसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा, और आगे एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आपके नंबर हैं वो और ज़्यादा मिल सकते हैं आपको, आपके नंबर, ठीक है। क्या ट्रिक है वो भी मैं आपको आगे है वो बताने वाला हूँ, बीच में भी बता सकता हूँ, लास्ट में भी बता सकता हूँ, तो आप वीडियो में बने रहे। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन आज का है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत है। तो डच ईस्ट इंडिया है वो कंपनी वो भारत कब आई थी? 1688 में, 1600 में, 1757 में, या फिर 1804 में। याद रखना है 1600 में, जो कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत आई थी 1600 में। जो ब ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद धन निष्कर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो किसने किया? धन निष्कर्षण का सिद्धांत है लॉर्ड डलहौजी ने, पंडित नेहरू ने, और दादा भाई नौरोजी ने, या फिर तिलक ने। तो आपको याद रखना दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कर्षण का सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था, ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन हो चुका है। उसके अंग्रेजों ने काला कानून किसे कहा है? तो अंग्रेजों ने नहीं कहा, भारतीयों ने कहा, मतलब ठीक है, हिंदुस्तानियों ने काला कानून किसे कहा था? रोलेक्ट एक्ट वो है काला कानून कहा था। जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो कब हुई थी? तो कब हुई थी? वो ऑप्शन है 1856 में, 1904 में, 1885 में, या फिर 1800 में। तो आपको याद रखना है जो 100 ऑप्शन है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्रिमिनल लॉयर के रूप में किस शहर में वकालत है वो शुरू की थी? तो किस में शुरू की थी? सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, या फिर दिल्ली। तो आपको याद रखना, क्या याद रखना? जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसमें अहमदाबाद है ना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद है ना, वो ऑप्शन है ना, वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो, और आपको इसमें 1 नंबर है वो मिल जाएगा। उसके बाद गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता आपको पता है महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था, और यह हुआ था आपका 1930, 1931, 1944, या फिर 1919। तो आपको याद रखना 1931 में गांधी इरविन है वो समझौता हुआ था, ठीक है। उसका 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट है वो लागू कब हुआ? तो रेगुलेटिंग जो है वो कब लागू हुआ था? 1773 में, ब है 1784 में, स है 1786 में, और द है 1813 में, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? जो अ ऑप्शन है ना, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो लागू हुआ था, ठीक है। तो इतना सा आप इसमें याद रखोगे कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में, ठीक है। उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम का मॉडल ऑफ मिंटो सुधार है लागू हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम का मॉडल ऑफ मिंटो सुधार है वो कब लागू हुआ? तो आपको याद रखना 1909 में लागू हुआ। कब हुआ? 1909 में। उसके बाद भारत में प्रकाशित पहला अखबार है वो कौन सा था? इसमें ये 8 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके ऑप्शन वाले। उसके भारत में प्रकाशित पहला अखबार है वो कौन सा था, ठीक है। तो कौन सा था? बंगाल गजट। कौन सा था? बंगाल गजट है वो अखबार था भारत का में प्रकाशित पहला अखबार, है ना। उसके बाद असहयोग आंदोलन है वो कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए 1920 में है वो असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। और नागपुर है ना, नागपुर में जो इस अधिवेशन का है ना, मतलब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है वो पारित किया गया था, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी जो को कौन सी संख्या दी? तो कौन सी संख्या दी आपको याद रखना कि भारत में आपको पता है ब्रिटिश शासन के समय भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था, क्या था? उपलब्ध है वो नहीं था, तथा राजनीतिक कारण से जिसका परवाह क्या होता? इंग्लैंड की ओर होता, जिसके बदले में भारत को ना कुछ भी प्राप्त है वो नहीं होता था। उससे आर्थिक निष्कासन या धन निष्कासन की संज्ञा है वो दी गई थी, ठीक है। तो ये आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद 13 में भी आप यही लिख सकते हो, यही लिखना है, ठीक है। 13 क्वेश्चन और 11 में सेम ही है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन है वो कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन आपको याद रखना 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। उसके बाद साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखनी है। तो साइमन कमीशन पर आप टिप्पणी लिखनी है तो क्या लिखोगे कि ये साइमन कमीशन है वो भारत कब आया? साइमन कमीशन 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था। और सबसे कड़ा विरोध है लाला लाजपत राय ने किया। किसने किया? लाला लाजपत
राय ने, ठीक है। तो ये आप इसमें लिख सकते हो और 2-3 पॉइंट आप खुद ऐड कर सकते हो। और एक वो भी नारा लगे ना, आपको बताएं, साइमन कमीशन गो बैक। कौन सा नारा? साइमन कमीशन गो बैक। ये भी नारा है वो इसमें लगा साइमन कमीशन में, ठीक है। पूरा है लिखना आपको, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लिखे, है ना। तो 14 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, 13, 12 सब। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के सर्वोदय के सिद्धांत को स्पष्ट करना है। महात्मा गांधी का जो आपको पता है सर्वोदय की जो पुस्तक है वो किसके अनुवाद है? जॉन रस्किन की पुस्तक है, एंड टू दिस लस्ट, मतलब सबका समाज सबका विकास। इसमें आपको स्पष्ट है वो करना है महात्मा गांधी के सर्वोदय के जो सिद्धांत है वो, ठीक है। जो जॉन रस्किन पुस्तक है ना, जो कौन सी पुस्तक आपकी जॉन रस्किन की पुस्तक है एक, अनटू दिस लास्ट, उसका अनुवाद है, ठीक है। कौन सी पुस्तक? सर्वोदय, ठीक है। इसको उसका अनुवाद करके सर्वोदय पुस्तक है वो लिखी, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसमें है लिख देना, ये भी कर लोगे आप। जलियांवाला बाग नरसंहार पर विवेचना करनी है, ठीक है। पहली बात तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब, तो इसके बारे में ऐसा लिखना है, ठीक है। कब हुआ था? 13 अप्रैल जो कि 1919 को आपका ये जलियांवाला बाग है वो हत्याकांड हुआ था पंजाब में, ठीक है। और पंजाब में भी अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में, ठीक है। ये भी आपको ये पॉइंट है सब कुछ है वो इसमें लिखने हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार में, ठीक है। और ये किसके कारण हुआ था? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में, है ना। किसके? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में हुआ था, और शांतिपूर्ण विरोध हुआ था। और जनरल डायर ने मतलब आदेश दिया, आपको पता है कि गोले चलाने का आदेश दिया था, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको इसमें लिखना, जलियांवाला बाग नरसंहार पर, है ना। ये इसमें क्या क्या हुआ था सब कुछ लिखना है। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, ठीक है। जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसमें कौन कौन से ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको फांसी है वो दी गई थी? तो आपको याद रखना, भगत सिंह, राजगुरु हैं, सुखदेव है, ठीक है। ये 2-3 है, आप नाम लिख सकते हो। उसके बाद गांधी इरविन समझौता को स्पष्ट कीजिएगा। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था आपका 1931 में, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था? ये गांधी जी की और लॉर्ड इरविन के मध्य है वो हुआ था, ठीक है। तो ये सब कुछ आप इसमें लिख सकते हो। और डेट पूछे तो डेट आपको याद रखनी, 5 मार्च 1931 को होता गांधी जी और इरविन के मध्य। और कि क्या कारण था? 11 सूत्री मांगे थी जो कि मतलब मान्य थी, ठीक है। तो ये सब कुछ आप इसमें आराम से हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा? 19 नंबर। 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित द्वैध शासन से आप क्या समझते हैं? द्वैध शासन से आप क्या समझते हैं उसके बारे में पूरा पूरा छापना है। तो इसमें क्या लिखोगे कि 1919 के एक्ट द्वारा 8 प्रमुख प्रांतों में, जिन्हें गवर्नर के प्रांत कहा जाता था, द्विवेद शासन की एक नई पद्धति शुरू की गई। प्रांतों में आंशिक रूप से जिम्मेदार सरकार की स्थापना से पहले पारंपरिक व्यवस्था के रूप में प्रांतीय सरकारों के कार्यक्षेत्र का सीमांकन करना जरूरी था, ठीक है। इतना इस प्रकार से लिख सकते हो 1919 वाले में, है ना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। अधीन भारत के समय कांग्रेस के पारंपरिक उद्देश्य क्या थे? मतलब जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय मतलब कौन कौन से ऐसे उद्देश्य थे? पारंपरिक उद्देश्य, ठीक है। तो वो सब कुछ इसमें छापना है, ठीक है। तो इसमें क्या छापोगे आप कि लोकतांत्रिक राष्ट्र क्या है इसमें? लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, ठीक है। क्या है? लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, पहला ये लिख दोगे। उसके बाद सेकंड लिख दोगे भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित करना, मतलब जो राजनीतिक लक्ष्य हैं उनको परिचित करना, मतलब उनको बताना, ठीक है, कि हमारे ये लक्ष्य हैं, ठीक है। तो राजनीतिक शिक्षा देना, ठीक है। राजनीतिक शिक्षा देना मतलब राजनीति के बारे में कुछ कुल मिलाकर बातें ये हैं कि राजनीति के बारे में इसमें छापना, ठीक है। जैसे लिख देना है आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना हुई थी और लोगों को जाति, धर्म एवं प्रांतीयता की भावना से उठाकर उनमें एक राष्ट्रव्यापी अनुभव को जागृत करना। ये सब कुछ आप इसमें लिख सकते हो, आराम से छाप दोगे आप इसमें, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। महात्मा गांधी की साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा का वर्णन है वो करना है, ठीक है। तो ये भी आप आराम से कर सकते हो। साबरमती आश्रम जो कि आपको पता है 25 मई 1915 को इसकी स्थापना हुई थी। और दांडी यात्रा में महात्मा गांधी जी के साथ 78 लोग हैं, मतलब महात्मा गांधी समेत 78 लोग हैं, अनुयायी है वो साथ में चले गए, ठीक है, दांडी यात्रा की, ठीक है। और ये साबरमती से शुरू हुई थी और दांडी जाकर समाप्त हुई थी। इस बारे में दांडी यात्रा का वर्णन है वो करना, क्या क्या जो कि करा महात्मा गांधी, सब कुछ इसमें लिख देना, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी जी के प्रमुख राष्ट्रीयता आंदोलन की विवेचना करनी, ठीक है, अर्थात निम्न लिखिए। मतलब महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन थे ना, जैसे चंपारण था, खेड़ा था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था, किला फतेह, ये सब कुछ इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि चंपारण आंदोलन पहले सभी आप आंदोलन लिख दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 इसलिए लिख दो, मतलब एक में लिख दो कि चंपारण सत्याग्रह, है ना, चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। उस प्रकार उसके बाद में आप आगे पॉइंट बना कर हैं वो लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद लिख दो खेड़ा सत्याग्रह, क्या लिख दोगे? खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था। उसके बाद
एक और आंदोलन हुआ था 1917 में, जो कि आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, वो भी 1917 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन वो 1919 में हुआ था, वो भी आप लिख दोगे। उसके बाद असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुआ था, वो भी आप इसमें है आराम से लिख दोगे, ठीक है। इस प्रकार से हल करना है आपको। उसके बाद सविनय आयोग आंदोलन ना 1930 में हुआ था, इससे भी आप इसमें लिख दोगे, ठीक है। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, वो भी आप लिख दोगे। और उनके बारे में थोड़ा बहुत है कुछ बता देना है। जैसे मैं आपको चंपारण के बारे में बता देता हूँ, जो कि आपका आंदोलन हुआ था 1917 में हुआ था। कब हुआ था? चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। इसमें आप क्या लिखोगे कि भारत के बिहार राज्य में, मतलब चंपारण है कहाँ पर? बिहार में है, ठीक है। तो भारत के बिहार राज्य में ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद्य फसलों को उगाने नहीं देते, मतलब वो जबरदस्ती करते थे, नील की खेती करवा देते। जमींदार किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे और उनकी खरीद बहुत ही सस्ते दामों पर करते थे। मतलब एक तो मजबूर एंड बाद में क्या, सस्ते से सस्ते खरीदना, क्या करना, सस्ते से सस्ते खरीदना, ये मतलब होता था उसमें। और क्या होता, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर होती जाती है। मतलब सस्ते खरीदने, आर्थिक स्थिति कमजोर होगी ना, कर्जों बेमाते बढ़ जी, ठीक है। तो गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का नेतृत्व किया, जिसके बाद गरीब और किसानों की मांगों को मान गया, मतलब जो ब्रिटिश सरकार है वो मान गई, ठीक है। इतना आप इसमें आराम से हैं वो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है वो हो चुका है। आपको इसमें अभी 6 नंबर के बारे में छापना है, ठीक है, मतलब सभी आंदोलन के बारे में छापना है। उसके बाद असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन में भी लिख दो। एक असहयोग आंदोलन आपको 1920 में हुआ था कि गांधी जी मानते थे कि अंग्रेज भारतीयों के सहयोग से अपनी सत्ता भारत में स्थापित कर पाए, ठीक है। मतलब सहयोग, मतलब भारत वाले सहयोग करेंगे तो ही सत्ता कर पाएंगे ना, असहयोग कर देंगे तो सत्ता नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए महात्मा गांधी ने किया क्या कि यदि हर भारतीय के द्वारा अंग्रेजों को असहयोग किया जाए तो वह देश छोड़कर हैं वो चले जाएंगे। गांधी जी ने 1920 से लेकर, कब से, एक मिनट रुकना, 1920 से लेकर 1922 तक हैं ये असहयोग आंदोलन है वो चलाया था, ठीक है। तो इतना सा आप इसमें आराम से छाप सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भू राजस्व का भारत की कृषि एवं अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, वर्णन है वो करना है, ठीक है। कौन सी प्रणाली है? भू राजस्व, ठीक है। तो मतलब भूमि के बारे में है, कुल मिलाकर ये बात है। जब ईस्ट इंडिया का आई थी कंपनी जो कि भारत में 1600 में, तो उस समय की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से पूर्व भारत में जो परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था थी, मतलब पहले थी, लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया आई, उसमें कुछ बदलाव है, किया गया। क्या बदलाव किया गया? तो उसमें क्या किया गया कि उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार तथा था, ठीक है, पहले था, ठीक है। भू राजस्व प्रणाली पहले थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी उससे पहले था, ठीक है। क्या था? उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार था पहले तो, ठीक है। लेकिन तथा फसलों का एक भाग सरकार को दे दिया जाता, जो फसल थी होती थी उसका एक भाग किसको दे दिया जाता? सरकार को दे दिया जाता। बाद में क्या हुआ, 1765 में इलाहाबाद की संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। तब भी कंपनी ने पुरानी भू राजस्व व्यवस्था को ही जारी रखा। उस समय कब की बात है? 1765 की बात है। उस समय तो जारी रखा। बाद में क्या किया, इलाहाबाद की संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। तब भी कंपनी ने पुरानी भू राजस्व व्यवस्था को वही जारी रखा, लेकिन भू राजस्व की दरें हैं वो बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी? मतलब दर है वो बढ़ा दी कि इतना है वो होना चाहिए, इतना पैसा है होना चाहिए, ऐसे कुछ कह दो, है ना। ये स्वाभाविक भी था क्योंकि इस कंपनी के खर्चे बढ़े थे, मतलब जो कंपनी थी उसके खर्चे हैं वो बढ़ रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के खर्चे। तो इसलिए ना भू राजस्व जो कर हैं लगाने वो अधिक लिया जाता था, ठीक है। तो भू राजस्व ही माध्यम था जिससे कंपनी को अधिक धन प्राप्त हुआ, मतलब यही एक माध्यम था। क्या था? भू राजस्व, ठीक है। मतलब बोलने लगाते थे, ठीक है, नील की खेती। तो यद्यपि कलाई और उसके उत्तराधिकारी ने प्रारंभ में भू राजस्व पद्धति में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, मतलब जो उत्तराधिकारी थे ना, कलाई और उसके उत्तराधिकारी, उन्होंने कोई नहीं किया। लेकिन किंतु कुछ वर्षों पश्चात कंपनी ने अपने खर्चों की पूर्ति या अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से भारत की कृषि व्यवस्था में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया तथा करों के निर्धारण और वसूली के लिए नई प्रकार की भू राजस्व प्रणालियां अपनाई। कौन कौन सी पद्धति अपनाई? तो इसमें आप लिख सकते हो, एक तो इजारेदारी प्रथा है वो अपनाई, ठीक है। कौन सी पद्धति अपनाई? इजारेदारी प्रथा है वो अपनाई, ठीक है। और क्या लिख सकते हो? एक स्थायी बंदोबस्त प्रणाली वो भी अपनाई, और एक रेतवाड़ी, एक महाबाड़ी पद्धति ये भी अपनाई, ठीक है। तो ये आप 4 पॉइंट है इसमें लिख सकते हो, और चारों पॉइंटों को भी अच्छे तरीके से आपको विस्तार से समझाना है। इसमें पहला जो कि इजारेदारी प्रथा है, इसमें आप क्या लिखोगे? इस प्रणाली को 1772 में, कब? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू करे। कब करा? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने, है ना। तो इसमें क्या क्या होता था? इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था की। किसके की? पंचवर्षीय, मतलब 5 वर्ष ठेका दिया होता, मतलब जमीनों की वो बोली लगती थी, ठीक है। और सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेका पर दी जाती, मतलब ठेका देवे ना, आप कोई घर में बीती करा हुआ तो ये ठेका था, कोई काम है तो इसी प्रकार इसमें ठेका है वो दिया जाता था, ठीक है।
और इस व्यवस्था से कंपनी को लाभ तो हुआ, परंतु उनकी वसूली में अस्थिरता आई। मतलब वसूली में अस्थिरता आई, मतलब 5 वर्ष में को ठेका दे दिया एक ही आदमी को, ठीक है। बाद में क्या गया, 1 वर्ष तक एक आदमी को ठेका दिया जाता, मतलब जो वर्ष हैं वो चेंज कर दिए गए, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा कि 1777 में, पहले तो 1775 में 1772 में किया ना, ठीक है। उसके बाद 1777 में क्या किया मैं पंचवर्षीय ठेके की जगह ठेके की अवधि 1 वर्ष कर दी गई। इस व्यवस्था का मुख्य दोष ये था कि प्रतिवर्ष नए व्यक्ति ठेका लेकर किसानों से अधिक है वो लगाने वसूलते थे। मतलब कोई न कोई नहीं आ जाता, मतलब किन रहा कि एक दोस्त रह क्या तू कम ले जाए, एक दोस्त कम ले जाए, किस से दोस्त रह गया ना, हर वर्ष तो चेंज हो जाता, कोई स्टिक होता है कोई ऐसे, है ना। तो ये मतलब किसानों के लिए बहुत ही नुकसान था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया का विस्तार से है वो वर्णन करना है, ठीक है। तो वर्णन है वो आप क्या करोगे, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे कि मतलब जो प्रक्रिया है ना उसका वर्णन करना। जैसे आप लिख दोगे संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही सचिदानंद सिन्हा को सभा का जो कि अस्थायी सदस्य अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, ठीक है। एक पॉइंट आप ये लिख दिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखोगे कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष है वो चुना गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हो। और उसके बाद मैंने बात की कि भाई एक ट्रिक है वो बताऊंगा कि क्या ट्रिक है। तो आपको बता दूं, यदि आप बड़े बड़े क्वेश्चन रट लोगे तो आप छोटे क्वेश्चन है वो आराम से हैं वो कर सकते हो, ठीक है। इसलिए हैं जो 20 से लेकर मैंने बताया था कि कौन से क्वेश्चन 20 से लेकर, है ना, 20 से लेकर 24 वाले क्वेश्चन है, इसलिए हैं क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यदि आप इन्हें याद कर लोगे तो आपको है ना खंड अ है याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आप खंड अ के पीछे पड़ जाओगे, किसके, खंड अ के पीछे पड़ जाओगे तो खंड स वाले नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि खंड स वाले याद कर लोगे ना तो खंड स में तो वही क्वेश्चन आएगा जो खंड मतलब खंड अ वाले क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछे जाएंगे, खंड स में से ही पूछेंगे। कहाँ से पूछ जाएंगे, खंड स में। और खंड स वाले याद करोगे तो खंड अ वाले तो अपने आप याद हो जाएंगे ना। तो ये थी ट्रिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि मैंने आपको शेयर की। इस ट्रिक का आपका जरूर इस्तेमाल करना। इस ट्रिक के माध्यम से आप अपने मार्क्स हैं वो ज़्यादा हैं वो ला सकते हो, ठीक है। तो बाकी यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को है ना सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको है ना इसी तरह आप मॉडल पेपर हैं वो सॉल्व हैं वो करवाते जाएंगे। और इसकी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर चेक कर सकते हो। बाकी मैं नाम बता देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप का, माई सक्सेस SUCCESS, ठीक है, फिर सेंटर SENT, या जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ना वही टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। बाकी लिंक है मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाकर है वो चेक है वो कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और मैंने भू रसो वाला है ना वो वीडियो बता दिया, पर्सन सहित पढ़ा मैंने ना, सीधा मैंने बता दिया। भू रसो व्यवस्था की भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा, जो भू रसो है ना वो सभी बता देना आपको। इसमें कौन कौन से, जैसे इजारेदारी पड़ता है ना, तो वो है ना स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी, महाबाड़ी पद्धति, ये सब कुछ है वो बता देना। इसमें आपका 23 नंबर है ना। उसके बाद 22 नंबर है महात्मा गांधी के प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन की विवेचना कीजिए, ये मैंने आपको वो पूरा बता दिया, ठीक है। तो साथियों आई होप ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको मिलते रहेंगे मॉडल पेपर और PDF मैंने बता दिया टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था कि मतलब किस तरीके से आप नंबर हैं वो पा सकते हो, तो मैंने बता दिया कि यदि आप जो है ना बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको रट लोगे ना तो छोटे वाले क्वेश्चन हैं वो आराम से कर सकते हो। क्योंकि छोटे वाले क्वेश्चन हैं वो बड़े वाले में से ही आते हैं, बड़े वाले याद कर लोगे तो छोटे वाले तो आराम से हो जाएंगे ना, तो इसलिए, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।